यूरोप में एटमी युद्ध का अंदेशा बढ़ा है। क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले के बाद रूस की धमकी भी सामने आ गई है। यूक्रेन की मदद करने वाले देशों को हम टारगेट करेंगे, जरूरत पड़ने पर परमाणु विकल्प का भी इस्तेमाल होगा, कहा है रूस ने। कुछ घंटे पहले क्रीमिया पर यूक्रेन ने हमला किया था। यूक्रेन ने नेटो की मदद से ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिससे रूस के कई शहर दहल उठे। साथ ही क्रीमिया पर कब्जे के लिए यूक्रेन एक कदम आगे बढ़ गया है। हालात इतने गंभीर हैं, क्रेमलिन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर यूक्रेन को पीछे धकेलने की रणनीति बनाई है। इस बीच ऐलान कर दिया है कि अगर पश्चिम के देश यूक्रेन की मदद करते रहे तो रूस को परमाणु हमला करने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल से होगी, जिसके बाद नेटो देश निशाने पर होंगे। लेकिन तब तक यूक्रेन कहीं क्रीमिया को तबाह न कर दे, क्योंकि यूक्रेन को जल्द F-16 मिल जाएंगे और फिर बर्बादी का नया चैप्टर शुरू हो सकता है। हालात बदल गए, वक्त बदल गया और जज्बात भी। अब ज़ेलेंस्की का जोश हाई है और पुतिन बैकफुट पर है। कुछ महीने पहले तक तबाही की जैसी तस्वीरें यूक्रेन से आ रही थी, अब वैसी ही तस्वीरें रूस से आने लगी। इतने विनाशक हमले यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे हैं जिससे क्रेमलिन में आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई। अब यूक्रेन विध्वंस का नया ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन रूस के उन ठिकानों को निशाना बना रहा है जो युद्ध में काफी अहम होते हैं। उन ठिकानों के नाम जान लीजिए: ऑयल रिफाइनरी, मिलिट्री बेस, हथियार गोदाम, फ्यूल स्टोरेज टैंक, पावर स्टेशन, डिफेंस सिस्टम, प्रशासनिक इमारतें, खुफिया विभाग के दफ्तर, वॉर कमांड सेंटर, एयर बेस के हैंगर, नेवल बेस पर खड़े युद्धपोत। यूक्रेन ने पिछले 2 हफ्ते में क्रीमिया पर 10 से ज्यादा हमले किए हैं, जिसमें 3 हमले काफी बड़े थे, जिसमें क्रीमिया के 2 नेवल बेस पर काफी नुकसान हुआ। यूक्रेन के टारगेट पर रूस की सीमा से सटे इलाके हैं, जहां यूक्रेन ड्रोन भेजकर तबाही मचा रहा है। कुछ इलाकों में तो यूक्रेनी सैनिक भी जा घुसे थे। कुछ घंटे पहले रूस के कई शहरों पर हमले किए गए, जिसके बाद रूस तमतमा उठा, क्योंकि हमलों में आग लग गई, जिससे भारी नुकसान उठाना पड़ा। साथ ही रूस को यूक्रेन में कॉम्बैट ऑपरेशन रोककर डिफेंस पर फोकस करना पड़ रहा है। ये अजोब से आई तस्वीरें हैं, जहां यूक्रेन के ड्रोन अटैक के बाद आग लग गई। आग की कई फीट ऊंची लपटें उठने लगी। पूरे शहर में सायरन बजने लगे। इसी दौरान एक बार फिर से ड्रोन हमला हुआ, जिससे अजोव दहल गया। इस बार ऑयल टैंक में आग लग गई, जिसे बुझाने में कई घंटे लगे। अजोव के अलावा रूस के दूसरे शहरों पर भी हमले हुए हैं। रात के वक्त रूस का बॉर्डर टाउन बेल्गोरोद भी दहल गया, जहां लगातार कामिकाजी ड्रोन से हमले हुए। कई ड्रोन रिहायशी इलाकों में भी गिरे।
एक तरफ रूस के शहर दहल गए, दूसरी तरफ पोर्ट सिटी क्रीमिया पर इस हफ्ते में तीसरी बार हमला किया गया, जहां सेवेस्तोपोल और नोवोरोसिस्क को निशाना बनाया गया। इसके अलावा क्रीमिया में लगे डिफेंस सिस्टम को भी तहस नहस कर दिया। यूक्रेन ने क्रीमिया पर लगातार हमले करके पुतिन के गुस्से को बढ़ा दिया है। अब पुतिन के पलटवार पर निर्भर करता है कि यूक्रेन का क्या अंजाम होगा। यूक्रेन हाईटेक हथियार मिलने के बाद से ज्यादा हमलावर हो चुका है, इसलिए वो सबसे पहले क्रीमिया पर कब्जा करना चाहता है। ज़ेलेंस्की का पूरा फोकस क्रीमिया पर है, लेकिन एक खास रणनीति के तहत हमले किए जा रहे हैं। पहले रूस के शहरों पर हमले किए जाते हैं, जिसमें फ्यूल स्टोरेज, ऑयल टैंकर, इंडस्ट्रियल रीजन, मिलिट्री बेस और दूसरे एनर्जी सेक्टर पर हमले किए जाते हैं, जिससे रूस उन्हें बचाने में लग जाए। इस बीच क्रीमिया पर हमले के लिए आसमान से फाइटर जेट मिसाइल बरसाते हैं और समंदर से सी बेबी ड्रोन के जरिए हमला किया जाता है। ऐसे में रूस के सामने संकट खड़ा हो जाता है कि एनर्जी सेक्टर को बचाए या फिर क्रीमिया को। यूक्रेन के हमलों से क्रीमिया जल उठा है। उसकी बड़ी वजह है रूस के डिफेंस सिस्टम का खात्मा। यूक्रेन ने चोर्नोमोर्स्क रूस के 2 डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिए हैं, जबकि तारकनकुर्द तक एक S-400 तबाह कर दिया गया। येवपतोरिया में एक S-300 को पूरी तरह कबाड़ बना दिया गया। साकी में भी एक डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया और बेलबैक में लगे S-400 को भी नाकाम कर दिया गया, जबकि सेवेस्तोपोल में लगे 3 S-300 पूरी तरह से बेकार कर दिए गए। आईपेट्री पर्वत में एक डिफेंस सिस्टम को नष्ट किया गया और आलूस्ता में एक S-400 हमले में तबाह कर दिया गया। इसी तरह डोन्स्के में एक डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया। जनकोई में 2 डिफेंस सिस्टम S-300 के अलावा माइसोवा में लगे डिफेंस सिस्टम S-400 को उड़ा डाला। 2 महीने में 15 डिफेंस सिस्टम तबाह करके यूक्रेन ने युद्ध में बढ़त बना ली है। क्रीमिया में 15 एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा यूक्रेन ने रूस के 17 से ज्यादा फाइटर जेट भी तबाह कर दिए। और इसके लिए ब्रिटेन से स्टॉर्म शैडो मिसाइलें मिली। जबकि जिन ड्रोन से रूस को दहलाया जा रहा है वो अमेरिका से मिले। यानी इस पूरे खेल में अमेरिका और ब्रिटेन भी शामिल है। जबकि यूक्रेन ने यह भी कहा है कि F-16 की पहली खेप मिलेगी तो वो नाटो बेस पर तैनात होगी। इसका सीधा मतलब है पश्चिमी देश अब यूक्रेन को मोहरा बनाकर रूस की तबाही का सपना देखने लगे हैं। जिसमें सबसे पहले टारगेट पर क्रीमिया है। ऐसे वक्त में क्रीमिया पर्यटकों से गुलजार रहता था, लेकिन यूक्रेन ने ठीक उसी वक्त हमले किए जब वेकेशन के लिए लोग आते हैं। ऐसे में क्रीमिया खाली, टूरिस्ट वहां नहीं आ रहे। आखिर जान गंवाने वहां कोई क्यों आएगा? क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले से रूस को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है और क्रीमिया भी तबाह हो रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने 3 इंडस्ट्रियल टाउन को भी टारगेट किया है, बेल्गोरोद, वोरोनेज और लिपेट्स। यहां कई बड़ी फैक्ट्रियां मौजूद हैं, लेकिन हमले से वो बंद होती जा रही। अब यूक्रेन रूस को न सिर्फ तबाह कर रहा है बल्कि उसकी इकोनॉमी में भी डेंट लगा रहा है। ये नया ब्लूप्रिंट पेंटागन ने बनाया है, लेकिन यूक्रेन को इस बात का भी खतरा है कि कहीं रूस न्यूक्लियर हमला न कर दे। कीव नेशनल सिक्योरिटी के सचिव की रिपोर्ट के मुताबिक अगर पुतिन को हार महसूस हुई तो वो परमाणु या टैक्टिकल परमाणु हमला कर सकते हैं। इसके अलावा रूस नाटो देशों को भी टारगेट कर सकता है।
इसी वजह से उसने ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के पास न्यूक्लियर सबमरीन लगाई है। और एटमी ड्रिल कर रहा है। जो सीधे तौर पर धमकी है कि अगर यूक्रेन की तबाही के बीच में जो भी आएगा उसे रूस की सेना तहस नहस कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध के मैदान से इस वक्त बड़ी खबर यह कि दक्षिणी डोनेट्स्क पर रूस ने एयर स्ट्राइक की। यूक्रेनी मिलिट्री पोस्ट पर गिराए गए बम हमले के लिए रूस ने Su-25 का इस्तेमाल किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है वीडियो। चीन और ईरान के बाद अमेरिका के खिलाफ पुतिन के अभियान का अगला पार्टनर नॉर्थ कोरिया है। पिछले साल सितंबर में किम जोंग ने मॉस्को का दौरा किया था और पुतिन की दोस्ती की कसौटी पर किम इस कदर खरे उतरे कि अब रूसी राष्ट्रपति खुद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं। एक बेहद शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति नॉर्थ कोरिया जैसे छोटे से देश के दौरे पर हैं, तो इसकी कई वजहें भी हैं। यूक्रेन युद्ध में नॉर्थ कोरिया से मिली मदद के बदले पुतिन किम जोंग को बहुत कुछ देना चाहते हैं। पुतिन नॉर्थ कोरिया को इतना शक्तिशाली बनाना चाहते हैं कि भविष्य में अमेरिका के लिए यह देश एक बड़ी चुनौती साबित हो। अमेरिका के दो सबसे बड़े दुश्मनों की मुलाकात, समझौतों की ऐसी सीरीज जो अमेरिका के लिए सबसे अधिक घातक साबित हो सकती है। पुतिन ने नॉर्थ कोरिया के दौरे से जो पैगाम दिया है वो तनाव के नए तूफान की शुरुआत कराएगा। और इसका अंजाम क्या हो सकता है, इसका संकेत इन दो तस्वीरों से मिलने लगा। प्रशांत महासागर की ये दो तस्वीरें देखिए। एक तरफ रूस के युद्धपोत यहां युद्धाभ्यास के लिए पहुंच चुके हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में एक तरफ पुतिन का शानदार स्वागत किया गया, तो दूसरी तरफ रूस की नेवी प्रशांत महासागर में लाव लश्कर के साथ युद्धाभ्यास करने पहुंच गई। पुतिन और किम जोंग की यह मुलाकात बेहद अहम साबित हो सकती है, क्योंकि 24 साल बाद पुतिन नॉर्थ कोरिया के दौरे पर गए हैं। 9 महीने पहले किम जोंग ने मॉस्को की यात्रा की थी। रूस को हथियारों की सप्लाई कर रहा है नॉर्थ कोरिया। ये 24 साल पहले की तस्वीरें हैं, जब राष्ट्रपति पुतिन ने नॉर्थ कोरिया की यात्रा की थी। तब किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल ने पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत किया था। रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच तब से दोस्ती की जो शुरुआत हुई थी, उससे सबसे अधिक मजबूती यूक्रेन युद्ध को मिली। साउथ कोरिया दावा करता है कि पिछले दिनों नॉर्थ कोरिया से कई कार्गो शिप रूस के बंदरगाहों पर गए। दावा किया गया कि नॉर्थ कोरिया से अब तक 10,000 कंटेनर रूस भेजे गए। साउथ कोरिया दावा करता है कि नॉर्थ कोरिया के सभी कंटेनर में हथियार थे। यूक्रेन भी दावा करता है कि रूस के हमलों के बाद मिसाइलों के मलबों की जांच में इस बात के सबूत मिले कि रूस नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। किम जोंग ने मॉस्को यात्रा के दौरान पुतिन से मुलाकात की थी और उन्हें नॉर्थ कोरिया आने का न्योता दिया था।
पुतिन के लिए भी प्योंगयांग का दौरा महज औपचारिकता नहीं बल्कि उनकी रणनीति का एक हिस्सा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच बैलिस्टिक तकनीक पर समझौता हो सकता है। परमाणु परीक्षण को लेकर भी रूस से नई डील हो सकती है। लेकिन अब सबसे अहम नॉर्थ कोरिया में रूसी सेना के बेस को बनाने को लेकर होने वाला समझौता है। पुतिन के एंटी अमेरिका प्लान में इस वक्त नॉर्थ कोरिया की अहमियत काफी बढ़ चुकी है, क्योंकि पुतिन नॉर्थ कोरिया में रूसी सेना का बेस बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस नॉर्थ कोरिया में न्यूक्लियर वॉरहेड्स और न्यूक्लियर फोर्स की भी तैनाती कर सकता है। यही वजह है कि पुतिन और किम की मुलाकात के साथ ही नाटो में खलबली है। नाटो महासचिव ने कहा है, नाटो परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा सकता है। दुनिया में परमाणु हथियारों की नई रेस की आशंका है। नाटो को पहली बार चीन रूस से न्यूक्लियर खतरा हो सकता है। नाटो अब रूस और चीन को एक बड़े खतरे के तौर पर देख रहा है। यही वजह है कि नाटो महासचिव न्यूक्लियर तैनाती को बढ़ाना जरूरी बता रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि इस वक्त नाटो और नाटो के दुश्मनों की एटमी शक्ति कैसी है। अमेरिका के 3 दुश्मनों की बात करें तो रूस के पास सबसे अधिक 5,977 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। चीन पर स्थिति बहुत साफ नहीं है, लेकिन माना जाता है कि चीन के पास 350 परमाणु हथियार हैं। नॉर्थ कोरिया के पास भी 20 परमाणु वॉरहेड हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के जनवरी 2024 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका के पास 3,708 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। इनमें से 1,770 वॉरहेड यहां तैनात हैं, जबकि 1,938 वॉरहेड स्टॉक में हैं। अमेरिका के 1,336 न्यूक्लियर वॉरहेड को अब रिटायर्ड मान लिया गया है। अमेरिका के अहम सहयोगी और रूस के दुश्मन ब्रिटेन के पास 225 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। इनमें से 120 वॉरहेड तैनात हैं, जबकि 105 वॉरहेड स्टॉक में मौजूद हैं। फ्रांस के पास 290 परमाणु हथियार हैं। 280 वॉरहेड इस वक्त हमले के लिए तैनात रहते हैं, जबकि स्टॉक में सिर्फ 10 न्यूक्लियर वॉरहेड रखे गए हैं। यानी नेटो की ताकत की बात करें तो इस वक्त कुल 4,223 न्यूक्लियर वॉरहेड वॉर के लिए तैयार हैं। स्टॉक के साथ ये आंकड़ा 5,559 है, जबकि 2,170 न्यूक्लियर वॉरहेड हर वक्त हमले के लिए तैयार हैं। दावा किया जाता है कि बेलारूस में पुतिन नाटो पर दबाव बनाने के लिए ही न्यूक्लियर वॉरहेड की तैनाती की। इसके जवाब में पोलैंड में अमेरिका न्यूक्लियर वॉरहेड की तैनाती की योजना बना चुका है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पोलैंड में एटम बम पहुंचा भी दिए गए हैं। लेकिन फिलहाल मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त अमेरिका के कई एटम बम अलग अलग देशों में मौजूद हैं। अमेरिका के घातक बम बेल्जियम, नीदरलैंड्स, इटली, जर्मनी और तुर्की के बेस पर मौजूद हैं। जर्मनी के पास अमेरिका के परमाणु बम हैं। इन्हें गिराने के लिए जर्मनी ने अमेरिकी F-35 फाइटर जेट खरीदकर अपनी ताकत को और बढ़ा लिया है। नाटो के लिए यह सचेत होने का वक्त इसलिए है क्योंकि पुतिन के नॉर्थ कोरिया की यात्रा के साथ ही उनकी नेवी की मूवमेंट भी अलग अलग दिशाओं में हो रही है। रूस की परमाणु पनडुब्बी हवाना की खाड़ी से रवाना हो चुकी है। इसके साथ ही रूसी फ्रिगेट एडमिरल गोर्चकोव भी उस इलाके से निकल चुका है। इस फ्लीट की अगली तैनाती क्या है, इसका भी खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि अमेरिका को अंदेशा है कि ये वेनेजुएला के आसपास मौजूद रहेंगे। फिलहाल रूसी पैसिफिक फ्लीट ने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर ली।
प्रशांत महासागर में रूस के 40 युद्धपोत अभ्यास करेंगे। 18 से 28 जून तक प्रशांत बेड़ा युद्ध अभ्यास करने वाला है। जापान सागर और ओखोत्स्क में भी युद्ध अभ्यास होगा। रूस और मिस्र की नेवी ने भी भूमध्य सागर में युद्ध अभ्यास किया है। रूसी प्रशांत बेड़े और मिस्र की नौसेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, साथ मिलकर युद्ध लड़ने का अभ्यास किया। रूस के शक्ति प्रदर्शन के बीच अब अमेरिका ने भी अपनी ताकत दिखाई। पैसिफिक के ऊपर B-2 स्पिरिट बॉम्बर और उसके पीछे F-22S और F-35S जैसे घातक लड़ाकू विमानों की उड़ान की तस्वीर जारी करके पेंटागन ने जता दिया है कि पैसिफिक में किसी भी जरूरत का माकूल जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। लाल सागर से भूमध्य सागर तक ईरानी प्रॉक्सी का गदर जारी है। जहां एक तरफ रेड सी में हूती ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है, तो वहीं उत्तरी इजराइल को हिजबुल्लाह रॉकेट प्रहार से दहला रहा है। इसी बीच सीरिया में भी प्रॉक्सी संगठनों ने अमेरिका इजराइल पर धावा बोल दिया है। हालांकि बेकाबू हो चुके ईरानी प्रॉक्सी पर अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन ने पलटवार भी किया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मौजूदा वक्त में ईरानी प्रॉक्सी बाइडन बेंजामिन के लिए बड़ी मुसीबत बन चुके हैं? क्या ईरानी प्रॉक्सी के बारूदी प्रतिशोध से अरब में महाजंग का आगाज होना तय है? देखिए इस रिपोर्ट में। क्या गाजा जंग की आंच में पूरा अरब सुलगने वाला है? क्या ईरानी प्रॉक्सी वर्सेस इजराइल अमेरिका के बीच महाजंग का आगाज होने वाला है? क्या भूमध्य सागर से लाल सागर तक का इलाका एटमी कोहराम से दहलने वाला है? जानते हैं इन आशंकाओं के पीछे की वजह क्या है? इजराइल से लेकर लाल सागर तक ईरानी प्रॉक्सी का बारूदी गदा। जिससे ना सिर्फ तेल अवीव बल्कि वॉशिंगटन तक खलबली मची हुई, क्योंकि बीती रात फिर से हूती और हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी संगठनों ने बम गोला बारूद से तबाही मचाई। फिर से इजराइल और अमेरिका को गहरी चोट दी। आखिर कैसे, ये आपको बताते हैं। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के सैन्य अड्डे और बेस पर हमला किया। बीते 24 घंटों में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे। वहीं हूती लड़ाकों ने लाल सागर में फिर प्रचंड अटैक किया। हूती ने यूएस नेवी के डिस्ट्रॉयर पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। हूती ने रेड सी में मालवाहक जहाज को भी निशाना बनाया। हालांकि यूएस नेवी ने लाल सागर में किसी भी डिस्ट्रॉयर पर मिसाइल हमले की पुष्टि नहीं की, मगर हूती का दावा है कि वो लगातार लाल सागर को दहला रहा है। अपने घातक हथियारों से रेड सी की सप्लाई चेन को तहस नहस कर रहा है। और इस बार भी हूती ने कुछ ऐसा ही बारूदी ट्रेलर दिखाया। आपको बता दें कि 4,38,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला लाल सागर, जो यूरोप और एशिया जैसे 2 महाद्वीपों को आपस में जोड़ता है, इसी लाल सागर में बीते कई महीनों से हूती ने कोहराम मचा रखा है। बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। युद्धपोत कार्गो शिप का दहन काल जारी है। लेकिन इस बार अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने भी जबरदस्त पलटवार किया।
यमन में यूएस और यूके की वायुसेना ने हवाई ऑपरेशन किया। दोनों देशों के फाइटर जेट ने यमन के एयरपोर्ट पर मिसाइलें दागी। यमन के होदैदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 6 एयर स्ट्राइक की गई। वहीं रेड सी के कामरान आइलैंड पर 4 से ज्यादा हवाई हमले किए। अमेरिका ब्रिटेन ने यमन में मौजूद हूती के ठिकाने भी तबाह किए। अमेरिकी प्रतिघात से हूती लैंड में खलबली मच गई। क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत यमन में मौजूद हूती के अहम ठिकानों को टारगेट किया। ठीक इसी तरह इजराइल ने भी दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह का एक कमांडर मोहम्मद अहमद अयूब मारा गया। दावा किया जा रहा है कि आईडीएफ की तरफ से दागा गया रॉकेट हिजबुल्लाह कमांडर की कार पर गिरा और पलक झपकते ही कार में जोरदार धमाका हुआ। मौके पर ही हिजबुल्लाह कमांडर की मौत हो गई। भले ही हूती हिजबुल्लाह पर प्रहार करे, अमेरिका इजराइल ने अरब की जंग में बढ़त लेने की कोशिश की, मगर अरब में ईरानी प्रॉक्सी संगठनों से पार पाना अमेरिका और इजराइल के लिए इतना आसान नहीं। क्योंकि अरब के कोने कोने में ईरान समर्थित संगठनों का पूरा नेटवर्क है, जो ईरान के एक इशारे पर अमेरिका इजराइल के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। साल 1995 में ईरानी प्रॉक्सी संगठन की नींव रखी गई और इसी के साथ अरब के 6 देशों में करीब 14 प्रॉक्सी संगठनों को मजबूती के साथ खड़ा किया गया। सबसे पहले बात इराक की, जहां कताइब हिजबुल्लाह, असाइब अहल अल हक, हरकत हिजबुल्लाह अल नुजाबा, अल बद्र संगठन और कताइब सैयद अल शोहदा जैसे संगठनों को ईरान ने समर्थन दिया। वहीं सीरिया में ईरान ने ज़ाइनबियोन ब्रिगेड, फातेमियोन ब्रिगेड और इस्लामिक रेजिस्टेंस जैसे प्रॉक्सी संगठन तैयार किए। लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी संगठन को मजबूत किया गया और हसन नसरुल्लाह को हिजबुल्लाह की जिम्मेदारी सौंपी गई। इतना ही नहीं, गाजा में हमास और वेस्ट बैंक में PIJ यानी फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद को ईरान ने समर्थन दिया, यानी हथियार, गोला बारूद की भरपूर सप्लाई की। और यही दोनों संगठन इजराइल के कट्टर दुश्मन हैं। वहीं लाल सागर से सटे यमन में ईरान ने अंसार अल्लाह यानी हूती विद्रोहियों को अपना समर्थन दिया। आज की तारीख में हूती लड़ाके ही रेड सी में अमेरिका और इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इसके अलावा बहरीन में ईरान ने अल अश्तर ब्रिगेड और सराया अल मुख्तार को प्रॉक्सी संगठन बनाया। साल 1995 के बाद से ही ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों को धड़ल्ले से हथियारों की सप्लाई करता रहा, ताकि अमेरिका इजराइल जैसे मुल्कों के पांव अरब से उखाड़ सके। और गाजा जंग के आगाज के साथ ही अगर इजराइल और अमेरिका के लिए कोई सबसे बड़ी चुनौती बना है, तो वो ईरान के प्रॉक्सी संगठन ही, जो इजराइल पर चौतरफा प्रहार कर रहे थे। हमास गाजा से इजराइल को निशाना बना रहा था। हिजबुल्लाह लेबनान से उत्तरी इजराइल के इलाकों को दहला रहा था। तो वहीं इराक और सीरिया में मौजूद प्रॉक्सी संगठन अमेरिका के सैन्य बेस और एयरबेस को तबाह कर रहे थे। वहीं हूती लाल सागर में अमेरिका, इजराइल समेत तमाम पश्चिमी देशों के लिए खतरा बन चुका था। इसी बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि सीरिया में अरब ट्राइबल के लड़ाकों ने अमेरिकी बेस अल उमर ऑयल फील्ड पर हमले किए। इतना ही नहीं, सीरिया में ऑपरेशन के लिए पहुंचा इजराइल का स्काई राइजर ड्रोन भी प्रॉक्सी संगठनों ने मार गिराया। ऐसे में जब तक इजराइल और अमेरिका अरब में मौजूद ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क को नहीं तोड़ पाता, तब तक अरब को जीत पाना, वहां फिर दबदबा बनाना फिलहाल तो नामुमकिन है। रूसी सेना ने यूक्रेन से क्रीमिया हमलों का जबरदस्त प्रतिशोध लिया है।
ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर रूसी सेना ने यूक्रेन पर बड़े प्रहार किए। बाख्मुत, खार्किव, रोजोदिव्का सहित कई इलाकों पर रूस ने फैब 500 बॉम्ब बरसाए हैं। इसके साथ ही रूस ने थर्मोबैरिक रॉकेट से भी यूक्रेनी सेना पर हमले किए हैं। ISW की रिपोर्ट है कि रूस ने कई इलाकों में बढ़त बनाई है और एक रणनीति के तहत रूसी फौज ने एडवांस्ड और हमले तेज किए। देखिए हमले तेज करने के पीछे पुतिन की रणनीति क्या है और रूसी सेना ने किन किन यूक्रेनी इलाकों में बड़ी बढ़त बनाई है। ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर यूक्रेन के कई इलाके रूसी हमलों से दहल उठे। यूक्रेनी सेना ने रूस के कब्जे वाले क्रीमिया पर हमले शुरू किए और इसके जवाब में रूसी सेना ने यूक्रेनी शहरों पर बारूदी वर्षा शुरू कर दी। रूसी सेना की आर्टिलरी ब्रिगेड ने फ्रंटलाइन पर यूक्रेन की कई सैन्य चौकियों को तबाह कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस के हमलों में 24 घंटे में यूक्रेन के 535 सैनिकों की मौत हुई है। इसके साथ ही रूस ने अमेरिका से मिले कई सैन्य वाहन और उपकरण भी तबाह किए हैं। रूसी वायुसेना की सुखोई स्क्वाड्रन ने फ्रंटलाइन के यूक्रेनी मोर्चों पर जबरदस्त हमले किए। रूस के फाइटर जेट्स ने यूक्रेनी सेना पर फैब 500 बम से प्रहार किया। रूसी आर्टिलरी ने थर्मोबैरिक और फ्लेम थ्रोअर रॉकेट भी दागे। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सेना ने टॉस 1A मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेनी चौकियों को ध्वस्त कर दिया। रूसी सेना ने यूक्रेन के कई इलाकों में बड़ी बढ़त बनाई है। रूस ने सिवेर्स्क, सोलेदर, वोल्हेदर, बाख्मुत, चासव्यार, खार्किव और रोजोदिव्का, अवदिव्का और मरिंका के कई मोर्चों से यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सेना ने बीते 24 घंटे में यूक्रेन का 175 वर्ग किलोमीटर का इलाका जीता है। यूक्रेन का फोकस क्रीमिया पर है और रूसी सेना का पहला लक्ष्य है यूक्रेन के बहुत अंदर तक अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड जमाना। रूस के ग्राउंड ऑपरेशन पर ISW ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक जून के अंत तक रूसी सेना को ज़ैपोरिज़िया से खार्किव तक बफर जोन बनाने का लक्ष्य दिया गया है। इन क्षेत्रों से रूसी सेना यूक्रेन की सेना को पीछे धकेल रही है। इलाके पर कब्जा जमाने के बाद यहां रूस के सैन्य बेस बनाए जाएंगे। इसके साथ ही यहां रूस के एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की जाएगी। पुतिन के कमांडर ने यह प्लान एक रणनीति के तहत बनाया है, क्योंकि जून के अंत तक यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट मिलने की संभावना है। इन फाइटर जेट की युद्ध भूमि में पहुंचने से यूक्रेन की एयर पावर बढ़ जाएगी और रूसी सेना को आगे बढ़ने में ज्यादा मेहनत करनी होगी, ज्यादा खून बहाना होगा। खतरा यह भी है कि अब यूक्रेन में नाटो के पायलट भी उतारे जा सकते हैं। इसके संकेत नाटो प्रमुख जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने दिए। अगर यूक्रेन में नाटो के पायलट उतरे तो विश्व युद्ध छिड़ना तय माना जा रहा है।
यूक्रेन को हथियारों की नई खेप मिलने और नए फाइटर जेट मिलने से पहले रूस युद्ध में बढ़त बना रहा है। रूस की एफपीवी ड्रोन ब्रिगेड चुन चुनकर यूक्रेनी वाहनों को निशाना बना रही है। यूक्रेन की सैन्य चौकियों पर जबरदस्त बमबारी और ड्रोन हमले हो रहे हैं। अब यूक्रेन को ड्रोन हमलों से बचने के लिए एक नया हथियार दिया जा सकता है। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक ड्रोन हमले रोकने के लिए यूक्रेन को जर्मनी फ्रैंकस्टीन एयर डिफेंस टैंक दे सकता है। फ्रैंकस्टीन को जर्मन कंपनी रोहिन मेटॉल कंपनी ने डिजाइन किया है। इस पर 35 mm ऑटोमेटिक कैनन लगी है। इसे ड्रोन पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। एयर डिफेंस को लेपर्ड 1 टैंक के ढांचे पर डिजाइन किया गया है। लेपर्ड 1 टैंक जर्मन सेना रिटायर कर चुकी है। अगर यूक्रेन को यह हथियार मिला तो उसकी ताकत में इजाफा तय है। जंग में यूक्रेन रूस के घातक ड्रोन हमलों से बच सकता है। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूस ने हमले किए हैं तो यूक्रेन ने भी ताबड़तोड़ पलटवार किए हैं। यूक्रेन के ड्रोन ने रूस के कई टैंकों पर हमले किए और तबाह कर दिए। इसके साथ ही यूक्रेनी सेना ने वोवचांस्क इलाके में उस इमारत पर गाइडेड बम हमला किया जिसमें रूस के सैनिक मौजूद थे। यूक्रेन की रणनीति है कि हथियारों की नई खेप आने से पहले रूसी एडवांस को रोकना और इसीलिए रूसी मोर्चों पर घात लगाकर और गाइडेड हमले किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा के संपूर्ण विध्वंस के लिए नेतन्याहू ने IDF को खुली छूट दे दी है, जिसकी वजह से राफा से लेकर वेस्ट बैंक तक जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं। उधर हमास ने भी गाजा में एक नई विंग उतारकर अपने इरादे जता दिए हैं। इस बीच इजराइल में नेतन्याहू का विरोध बढ़ता जा रहा है। अब अमेरिका इजराइल को F-16 देने जा रहा है। अगर इजराइल ने F-16 से गाजा पर हमले किए तो बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध और बढ़ सकता है। नेतन्याहू जिद पर अड़े हैं। जब तक हमास का संपूर्ण खात्मा नहीं हो जाता तब तक इसी तरह गाजा में विध्वंस जारी रहेगा। इसलिए गाजा पर तबाही का नया दौर शुरू हो गया है। गाजा के राफा में IDF के ग्राउंड ऑपरेशन के 40 दिन पूरे हो चुके हैं। वहां से कई विचलित कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं।
इसराइल ने दावा किया है कि उसने राफा के करीब 70% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। लेकिन अभी भी वो हिस्सा बाकी है जहां ज्यादातर हमास लड़ाके छुपे हुए हैं। वहां से गुरिल्ला युद्ध नीति से हमास लड़ाके इजरायली सैनिकों पर हमले कर रहे हैं। जिसके जवाब में इजराइल ने एक सीक्रेट ऑपरेशन शुरू किया है। ये उसी का वीडियो है जिसे आईडीएफ ने जारी किया है। इस ऑपरेशन में आईडीएफ सैनिक उन इलाकों में टुकड़ियों में घुस रहे हैं जहां हमास लड़ाके मौजूद हैं। दिन रात इसी तरह के हमले के जरिए हमास लड़ाकों का खात्मा किया जा रहा है। ये सेंट्रल गाजा से आया वीडियो है। इसमें साफ दिख रहा है कि कितनी जबरदस्त तबाही हुई। कुछ घंटे पहले सेंट्रल गाजा के बुरेजी कैंप पर इजरायली फाइटर जेट ने बम गिराए, जिससे पूरा कैंप मिट्टी में मिल गया। इस हमले में 9 लोग मारे गए, जिसमें 5 बच्चे शामिल थे। अब सिर्फ चीख पुकार और बर्बादी के निशान बाकी। राफा के अलावा वेस्ट बैंक में भी इजराइल का ऑपरेशन जारी है। वहां हमास के अलावा दूसरे ईरानी प्रॉक्सी के लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। जबकि इजरायली सैनिकों पर हमले के लिए हमास की अल अक्सा विंग ने एक नया ग्रुप बनाया है, जो दूसरे ग्रुप के साथ मिलकर हमला करेगा। इस तरह के विध्वंसक हमलों को लेकर नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इजराइल में नेतन्याहू के विरोध में रैली निकाली गई। इस दौरान नेतन्याहू के समर्थक और विरोध करने वाले आपस में भिड़ गए। कई जगहों पर पुलिस से भी झड़प हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हालात इतने गंभीर हो गए कि एक जगह कई प्रदर्शनकारी वेपन फैक्ट्री में जा घुसे और जमकर तोड़फोड़ की। यरूशलेम में भी इसी तरह का विरोध हुआ, लेकिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि गाजा पर हमले रुकेंगे नहीं। अभी तक इजराइल को हथियार देने से बच रहा अमेरिका अब बड़ी खेप देने को तैयार है। वो 15 F-16 देने जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि इजराइल आने वाले वक्त में गाजा के अलावा यमन में हूती लड़ाकों और लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों पर हमले कर सकता है। यानी विरोध के बावजूद बेंजामिन नेतन्याहू लंबे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, जिससे ग्रेटर इजराइल का एजेंडा पूरा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।